वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिया था, जो कि फिफ्थ प्रॉब्लम थी। इसके बाद सिक्स प्रॉब्लम डालो। सिक्स प्रॉब्लम है इसमें तरंग समीकरण एवं वृत्तीय झिल्ली में कंपन एवं वृत्तीय झिल्ली में कंपन। ये हेडिंग है और इसको देखते हैं ये क्या है। छठवीं बाउंड्री प्रॉब्लम्स है ये। इसमें इस चित्र को बना देना, एक वृत्तीय झिल्ली है इस तरह से। इसमें इसको ए रेडियस का पूरा लिया है, यहां से यहां तक पूरी जो रेडियस है ए है और एक पॉइंट मान लिया ओ। हेडिंग डालकर चित्र को बनाओ, उसके बाद देखते हैं क्या है ये तरंग समीकरण एवं वृत्तीय झिल्ली में कंपन। देखो कि जैसे कॉलेज की वैल है, उस पर जैसे ही हथौड़ा मारा, हथौड़े मारने पर वो क्या करेंगे, वहां पर उसके पार्टिकल्स हैं वो कंपन करेंगे। अब कंपन सभी जगह पर वो समान रूप से नहीं होंगे, उसी को बोल रहे हैं हम वृत्तीय झिल्ली। झिल्ली मतलब ये बहुत पतली प्लेट है, उस पर अगर हम बाहर से कोई भी एनर्जी दे रहे हैं उसको, तो एनर्जी की वजह से उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करेंगे। जैसे कि इस पर हथौड़ा मारा तो हथौड़े मारने से जो वैल है, घंटी है, उसके जो परमाणु है वो कंपन करेंगे। तो मिड में हमने अगर हथौड़ा मारा है तो यहाँ के जो परमाणु सबसे ज्यादा कंपन करेंगे, ठीक है। और कंपन वो धीरे धीरे ऊपर की ओर, जब पर्दी की ओर जाएंगे, बाउंड्री पर जाएंगे, तो उस बाउंड्री पर कम होते हुए जाएंगे। मतलब कुछ कंपन इस तरह से होंगे, जैसे कि प्लेट इस तरह से रखी हुई है, समझना, वह वृत्तीय झिल्ली इस तरह से रखी हुई है, इस पर हथौड़ा मारा जा रहा है, तो इसकी जो मिड की जो कंपन है वो परमाणु कंपन इस तरह से होंगे। यहाँ पर थोड़ी दूरी पर इस तरह से हो जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से कंपन होंगे, यहाँ पर और छोटे कंपन होंगे इस तरह से। और कंपन लगभग जो पर्दी है उस पर बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, इस तरह से कम हो जाएंगे। जहां पर हथौड़ा मारा है वहां पर सबसे ज्यादा कंपन होंगे और वो कंपन है वो दूरी के साथ कम होते हुए जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कंपन है वो रेडियस चेंज होने के साथ साथ हो रहे हैं। मतलब रो की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर ली है, ज्यादा कंपन होंगे, और रो का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और रो इक्वल टू ए आ जाएगा, तो कंपन कितने हो जाएंगे, जीरो। उसकी पर्दी पर, बाउंड्री पर कितने हो जाएंगे, कंपन शून्य हो जाएंगे, ठीक है। और कंपन किसके साथ भी चेंज हो रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे कि हमने इस पर हथौड़ा मारा, हथौड़ा मारकर जैसे हटाया, उस समय को बोल रहे हैं हम t इक्वल टू जीरो। तो उस समय पर कंपन सबसे ज्यादा होंगे और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा वो कंपन लास्ट में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे, निल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो एक हम कंपन फलन डिफाइन करते हैं किस तरह से, इस वृत्तीय झिल्ली के लिए कंपन फलन हमने डिफाइन किया साई, ठीक है। वो किस किस का फंक्शन हो रहा है, एक तो समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं कंपन, और एक रो के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, यानी कि रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। तो साई है वो किस किस का फंक्शन हो गया, रो टी का, रो और टी का, ठीक है। अब यदि जो कंपन फलन है, इसके लिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन, जब रो इक्वल टू ए है, रो इक्वल टू ए पर, किस पर, बाउंड्री पर, रो इक्वल टू ए पर जो साई रो टी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उस पर कंपन बिल्कुल बाउंड्री पर कितने हो जाएंगे, जीरो। लेकिन जब समय t इक्वल टू कितना है, जीरो, और उस समय t इक्वल टू जीरो पर साई रो टी, यानी कि t इक्वल टू इसमें जीरो पुट करेंगे तो वो केवल किसका फंक्शन रह जाएगा, साई नॉट का, साई रो का। तो उसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया साई नॉट रो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि t इक्वल टू जीरो पर जो उसमें कंपन होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, वो किसके द्वारा डिफाइन किए जाएंगे, साइन नॉट रो फंक्शन के द्वारा। क्योंकि t इक्वल टू उसमें जीरो पुट कर दिया तो वो केवल फंक्शन किसका रह जाएगा, रो का, ठीक है। इस तरह से आपको दो बाउंड्री कंडीशन ये दी हुई है। इसके बाद क्या है इसमें समझना पहले कि इसमें जो कंपन हो रहे हैं, परमाणु अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन कर रहे हैं। तो जब भी कोई पार्टिकल गति करता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, जब भी कोई पार्टिकल गति करेगा तो उसके साथ तरंग संबद्ध होगी। और तरंग इसमें कौन सी होगी, तरंग की समीकरण आपने पढ़ी है, डेल स्क्वायर साइन इक्वल टू 1 अपॉन में v स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, ये पढ़ी होगी आपने।
डेल स्क्वायर साई इक्वल टू त्रिविमीय में तरंग की समीकरण है, लेकिन इसको एक्स वाई जेड में नहीं लेना है, वृत्तीय झिल्ली। अब इस वृत्त को किससे निर्मित मान सकते हैं अपन, जैसे आपने सिक्के लिए, सिक्के के ऊपर सिक्के सिक्के रखते हुए जाओगे तो किसकी स्ट्रक्चर बनेगी, एक बेलनाकार स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बेलनी स्ट्रक्चर बनेगी। इसलिए बेलनी निर्देश तंत्र में इस तरंग समीकरण को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। बेलनी निर्देश तंत्र में जो तरंग समीकरण है उसको सॉल्व करना होगा। तो डेल स्क्वायर फाई को पहले हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लिखते हैं। तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिखवाया था पहले भी, 1/h1 h2 h3। यहां पर कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल u1 ये आ जाएगा आपका h2 h3 अपॉन में h1 डेल साई बाई डेल u1। इस तरह से लाप्लासियन ऑपरेटर को हमने लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लिखा था, डेल अपॉन डेल u2। यहां पर कितना हो जाएगा, h1 h3 अपॉन में h2 डेल साई बाई डेल u2। इसी तरह से डेल अपॉन में कितना जाएगा, डेल u3 h1 इसके लिए h1 h2 बाई h3 और डेल साई बाई कितना हो जाएगा, ये डेल u3। इस तरह से इसको अपन डेल स्क्वायर साई की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, और ये पहले से ही है 1 अपॉन में b स्क्वायर डेल 2 साई बाई डेल t स्क्वायर। यहाँ पर b क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल उसमें मूव कर रहे हैं उनका क्या होगा, वो वेग होगा। तो लिखना इसमें चित्र ये वाला बनाना है केवल आपको, इसको बना दो और इस पर लिख देना वृत्तीय झिल्ली में कंपन। ये नहीं बनाने हैं आपको इधर के, और लिखो, माना एक वृत्तीय झिल्ली जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, माना एक वृत्तीय झिल्ली जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, एवं यह वृत्तीय झिल्ली x बाई तल में स्थित है, एवं यह वृत्तीय झिल्ली x बाई तल में स्थित है, तब यह झिल्ली निम्न प्रतिबंधों का पालन करेगी, तब यह झिल्ली निम्न प्रतिबंधों का पालन करेगी। लिख दो इन दोनों प्रतिबंधों को, फर्स्ट और सेकंड को। तब ये जल्दी निम्न प्रतिबंधों का पालन करेगी, फर्स्ट और सेकंड को लिख देना। आगे लिखना इसके बाद, एवं इस झिल्ली के लिए तरंग समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, एवं इस झिल्ली के लिए तरंग समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको लिख देना, ठीक है। डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर डेल 2 साई बाई डेल t स्क्वायर तरंग समीकरण है, जहां साई क्या है, साई है कंपन फलन। कौन सा फलन को लाएगा, ये कंपन फलन। और यहाँ पर जो v है, वेलोसिटी है, उसको डिफाइन करेंगे अपन इस तरह से, v इक्वल टू रूट में t बाई m, जहां m तो क्या कहलाएगा, जो झिल्ली हमने ली है, ये प्लेट जो ली है, उस झिल्ली का मास कहलाएगा, झिल्ली का द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो t है, टेंशन फोर्स कहलाता है, यानी कि तनाव बल कहलाता है, तनाव बल। झिल्ली का द्रव्यमान और t है यहाँ पर टेंशन फोर्स, तनाव बल, ठीक है, जो उसे पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, और उसकी वजह से वो अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तब इसको आगे लिख लेना, यहां तक एम्प्लाइज करते हुए इसको लिख दो।
अब देखो इसको हमें बेलनीय निर्देश तंत्र में लिखना है, तो बेलनीय निर्देश तंत्र में, बेलनीय निर्देश तंत्र में जो H1 H2 H3 की जो वैल्यू होती हैं वो कितनी होती हैं, बराबर नहीं होती, 1। ये होगा H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू रो और H3 इक्वल टू 1, 1 रो 1 हो जाएगा, और U1 U2 U3 इनको रिप्लेस किससे करेंगे, रो 5 Z से, रो 5 और Z, ठीक है, रो 5 और Z से। इस तरह से हमने इसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अतः समीकरण इसको डाल देना, समीकरण नंबर 1। तो इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनको मिटा देता हूं यहां से, देखो ये हो जाएगा 1 बाई रो, ठीक है, 1 रो 1 की वैल्यू डाल दी, इसमें डेल बाई डेल रो, ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 1 रो 1 डालेंगे तो रो डेल साई बाई डेल रो, ठीक है, प्लस में ये आ जाएगा 5, तो डेल बाई डेल 5, ठीक है, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, H2 की वैल्यू है 1 बाई रो, तो ये हो जाएगा डेल साई बाई डेल 5, ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा 1 डेल बाई डेल Z, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा रो और डेल साई बाई डेल Z, इस तरह से ये आएगा, और इक्वल टू है 1 अपॉन में b स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल t स्क्वायर। यहाँ तक इसको कंप्लीट करो, तो इसको लिखने के बाद ठीक है, तरीके से चलते जाओ, वही तरीका रहेगा, बिल्कुल सेम मेथड चल रहा है 6 में, कि कोई भी अवकल समीकरण है उसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है, जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं उन कांस्टेंट को इवैल्यूएट करना है, बस। तो देखो इसमें जो H1 H2 H3 है सभी की वैल्यू हमने रख दी, लेकिन जो साई है केवल किस किस का फंक्शन था, रो और टी का, यानी कि जो कंपन हो रहे हैं उस वृत्तीय झिल्ली में वो फाई एंगल के अकॉर्डिंग और जेड एंगल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं। मतलब कहने का ये है साई है केवल डिपेंड कर रहा है रो और टी पर, जेड पर डिपेंडेंसी नहीं है, उसकी फाई पर डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब इन दोनों के सापेक्ष वो कैसा है, नियत है। तो इसमें आगे लाइन लिखना, क्योंकि कंपन फलन साई रो कोमा टी, चूंकि कंपन फलन साई रो कोमा टी केवल रो एवं टी का ही फंक्शन है, केवल रो एवं टी का ही फलन है, अतः कंपनों में फाई एवं जेड के परितः, कंपनों में फाई एवं जेड के सापेक्ष, फाई एवं जेड के सापेक्ष कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तब यानी कि दोनों जो टर्म है इनको हमने कितना कर दिया, 0 कर दिया। यहाँ पर कितना बचेगा देखो, 1 बाई रो डेल बाई डेल रो, यहाँ पर रो डेल साई बाई डेल रो इतना बचेगा, और इधर कितना बच जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर। ये एक अवकल समीकरण आ गई जो कि सेकंड ऑर्डर की है हमारे पास। इक्वेशन नंबर इस पर डाल देना 2। अब साई है वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, रो और टी पर, तो माना इसका हल जो अवकल समीकरण है इसका हल मान लिया जो इसे सेटिस्फाई करेगा, माना इसका हल कौन सा हो जाएगा, साई रो और टी का फंक्शन है, चरों की पृथक्करण विधि से हमने इसका हल मान लिया, रो का तो मान लिया केवल कैपिटल आर है वो रो का फंक्शन है, और टी का मान लिया कैपिटल टी। इस तरह से हमने फंक्शन मान लिया इक्वेशन नंबर 3, तब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अतः किस किस से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो कितना जाएगा, 1 बाई रो डेल बाई डेल रो, ठीक है, रो डेल। अब इसमें अगर हम पुट करते हैं दोनों वैल्यू को
तो रो के सापेक्ष आर वाले का ही होगा केवल डेल आर बाई डेल रो, और इसमें टी वाला है वो कांस्टेंट आएगा, इसलिए टी को अपन ने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। इसी तरह से यहाँ पर 1/v², टी के रेस्पेक्ट में टी का होगा, आर वाला इसको बाहर निकाल लिया अपन ने, तो डेल टू टी बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल टी का फंक्शन है, डिनोट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये इसमें वैल्यू हमने पुट कर दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आर रो और टी का भाग देने पर, इसमें अगर हम भाग देते हैं तो क्योंकि चरों के पृथक्करण विधि से बिल्कुल सेपरेट करना है उसको, तो ये वाला तो फंक्शन केवल आर रो है, इसमें अलग से सेपरेट में डेल बाई डेल रो डेल आर बाई डेल रो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर टी का भाग देंगे तो आर से आर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, v² डेल टू टी बाई में डेल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इधर वाला केवल रो का फंक्शन हो गया, ये वाला केवल टी का फंक्शन हो गया। तो चरों की पृथक्करण विधि से दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, और इनको हम किसके बराबर मान सकते हैं, एक नियतांक के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से या अथवा करके नॉर्मल भी लिख सकते हो उसको, इस तरह से कि अंदर का फंक्शन हमने डिनोट नहीं किया है, थोड़ा इजी रहेगा इससे। आर रो डेल बाई डेल रो डेल आर बाई डेल रो, ठीक है, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं अपन इसको। 1/v² अपनी जगह है, 1/t डेल टू टी बाई डेल टी स्क्वायर। यहां तक कंप्लीट करिए। ठीक है, इसके बाद आगे लाइन लिखना है, इक्वेशन नंबर 4 इसको डाल देना। इक्वेशन 4 डालने के बाद इसमें लिखना है, उपरोक्त समीकरण में LHS पद केवल रो का, जबकि RHS पद केवल T का फलन है, अतः इन्हें एक नियतांक के बराबर माना जा सकता है। माना, तो देखो अलग अलग नियतांक के बराबर मानेंगे तो 1 में जो t वाला जो फंक्शन है 1/t डेल टू टी बाई डेल टी स्क्वायर, इस तरह से ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कांस्टेंट के बराबर मान लिया, इसको मान लिया हमने -k², और इसी तरह से इसको भी मानेंगे कितने के बराबर, मान लिया कि माना तो r रो डेल बाई डेल रो डेल r बाई डेल रो, ये भी कितने के बराबर मान लिया, -k² के बराबर। देखें यहां तक इक्वेशन नंबर 4 है, उसके बाद दोनों का हल मान लिया। अरे ये 1/v² और रह गया, इस वाले को अपन ने इस तरह से लिख लिया, 1/v² 1/t डेल टू टी बाई डेल टी स्क्वायर -k² के बराबर हमने इसको मान लिया है। तब ये भी कितने के बराबर हो जाएगा, -k² के बराबर। 1/v² को और लिख लेना। जो यहाँ पर k है वो क्या कहलाता है, उसके बारे में लिख देना। k कांस्टेंट नॉर्मल होता है, वैसे तो आपने माना है, लेकिन यहाँ पर तरंग है तो किसी भी तरंग के लिए k क्या कहलाता है, संचरण नियतांक। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर किसका काम करेगा, संचरण नियतांक, प्रोपोगेशन कांस्टेंट का काम कर रहा है k। तो अब पहले इस समीकरण को हल कर लेते हैं, इसको डाल देना समीकरण नंबर 5, इसको डाल देना समीकरण नंबर 6। किसी को भी हल कर लेते हैं, समीकरण 5 को कर लेते हैं पहले। समीकरण 5 से
समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से 1 अपॉन टी डेल टू टी बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर, इस तरह से, या डेल टू टी बाई डेल टी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर वी स्क्वायर कितना टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। के और वी वेग, v किसका वेग है, जो भी तरंग है या कणों का वेग है वहां पर, तो v चूंकि आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा अपॉन के, कला वेग पढ़ा होगा आपने, v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, तो यहाँ से हमें मिल सकता है ओमेगा इक्वल टू के इंटू वी, के इंटू वी। तो यहाँ से अपन ने लिख दिया डेल टू टी अपॉन में डेल टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस अवकल समीकरण का हल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, इसकी संगत ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, तो n की जो वैल्यू है प्लस माइनस के आयोटा ओमेगा आएंगी, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा t है, स्मॉल t का फंक्शन है, इसका हल जो t है स्मॉल t का फंक्शन आएगा, साइन और कॉस के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो a साइन ओमेगा t प्लस में b कॉस ओमेगा t। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और जब पहले तो अपन कैसे लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, पहले तो अपन e की पावर में ऐसे लिखते हैं, a e की पावर में आयोटा ओमेगा t प्लस में b e की पावर में आयोटा ओमेगा t माइनस में आयोटा ओमेगा t, ये आता है पहले तो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो e की पावर में आता है, लेकिन e की पावर आयोटा x कितना होता है cos x प्लस आयोटा sin x, इस तरह से आता है। तो जब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो a e की पावर में आयोटा x, इसको रखोगे आप cos ओमेगा t प्लस में आयोटा sin ओमेगा t। ठीक है, इसी तरह से प्लस में b cos ओमेगा t माइनस के आयोटा sin ओमेगा t, इस तरह से आएगा। ठीक है, जब इसमें से दोनों में से कॉमन लोगे तो आप कितना sin ओमेगा t कॉमन आ जाएगा और आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस बी इंटू आयोटा sin ओमेगा t, मतलब साइन से जो रिलेटेड वाला कांस्टेंट है वो किसका है, आयोटा का, जबकि कॉस वाला तो क्या आएगा a प्लस बी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर तो a प्लस बी बनेगा कॉस ओमेगा टी का गुणांक, इस चीज का ध्यान रखना आगे यूज होगा। जबकि जो साइन से रिलेटेड वाला जो गुणांक यहाँ पर बनेगा वो आयोटा का है, तो साइन से रिलेटेड वाला जो भी गुणांक बनकर यहाँ पर आ रहा है वो कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां a क्या है सम्मिश्र या काल्पनिक नियतांक है, सम्मिश्र नहीं क्योंकि केवल काल्पनिक वाला पार्ट आ रहा है इसमें, तो a क्या है यहाँ पर काल्पनिक नियतांक, और b कैसा नियतांक है वास्तविक नियतांक, इस चीज का ध्यान रखना। साइन से रिलेटेड वाला जो नियतांक आता है वो कैसा होता है काल्पनिक, जबकि कॉस से रिलेटेड वाला जो भी नियतांक आएगा वो कैसा होगा वास्तविक। लिख दो इसको, नीचे वाला नहीं लिखना है, वो समझाने के लिए था। ठीक है, काल्पनिक नियतांक और बी है वास्तविक नियतांक। तो एक तो सॉल्यूशन इसका आ गया समीकरण 5 का। ठीक है, इसको डाल देना समीकरण 7। ओमेगा क्या है, वहां पर जो भी वो तरंग कंपन कर रही होगी उसकी कोणीय आवृत्ति, या कहेंगे कि कण है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वहां पर क्या कर रहे होंगे, जो बीच वाले सबसे ज्यादा कंपन कर रहे थे, ऊपर के और कम कम कर रहे थे, इस तरह से लगातार कंपन कम होते हुए जा रहे थे उस वृत्ति झिल्ली में, सेंटर के सबसे ज्यादा कंपन कर रहे थे, तो इस तरह से उनकी जो कोणीय आवृत्ति होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा, और वो लगातार चेंज भी हो रही है, बीच वाले पार्टिकल के लिए सबसे ज्यादा है, फिर जैसे ही हम परिधि की ओर जाते हैं तो वो कम होते हुए जा रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। यहां तक हो गया। अब समीकरण 6 है उसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं समीकरण 6 से, क्योंकि हमें दोनों चाहिए थे, साई रोटी में एक तो आर रो चाहिए और टी टी चाहिए। ठीक है, तो ये तो टी वाला तो आ गया, आर रो को निकालना है, तो लो इसको समीकरण 6 से 1/r
इनटू में रो डेल बाई डेल रो डेल आर बाई डेल रो, ठीक है। और माइनस के कितना है के स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 बाई रो या ऐसे लिख देते हैं 1 बाई रो डेल बाई डेल रो डेल आर बाई डेल रो, ठीक है। यहां तक तो हो गया। माइनस के स्क्वायर आर, इस तरह से लिख दिया। अब इसमें दोनों रो हैं, ये भी रो का है ये भी रो का है, तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड से अपन इसको ओपन करते हैं। तो फर्स्ट को स्थिर रखा, उस रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल टू आर बाई डेल रो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अब क्या करना है, रो को स्थिर रखा था, आपके रो का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो 1 बाई रो डेल आर बाई डेल रो, इस तरह से, ठीक है। इसका 1 हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड करके, और यहां पर आ जाएगा ये प्लस में के स्क्वायर आर इक्वल टू 0, लिख दो यहां तक। तो इसमें इस अवकल समीकरण, क्या ये आपको होमोजीनियस टाइप की लग रही है, कुछ लग रही है? नहीं, ऐसी भी नहीं है, होमोजीनियस है ही नहीं। तो रो स्क्वायर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसमें पूरे में डेल टू आर बाई डेल रो स्क्वायर प्लस में रो डेल आर बाई डेल रो, ठीक है, प्लस में के स्क्वायर रो स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 0। रो स्क्वायर का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तक तो होमोजीनियस है, लेकिन अगर ये वाला पद नहीं होता तब होमोजीनियस होती, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। तो ये बेसल अवकल समीकरण के टाइप की है, नहीं पता बेसल अवकल समीकरण कौन सी है, लिखवाई थी एक्स स्क्वायर डेल टू बाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल बाई अपॉन डेल एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर बाई इक्वल टू 0, ये थी बेसल अवकल समीकरण। तो इतना तो मैच कर रहा है ये, लेकिन x के स्थान पर कौन काम कर रहा है, जैसे कि मान लिया कि n का मान तो कितना हो गया यहाँ पर 0, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, कुछ भी हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है। अब x का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर, यानी कि x का काम k इंटू रो कर रहा है, तो k इंटू रो x का काम कर रहा है, तो नीचे भी k इंटू रो होना चाहिए इनमें, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी बेसल नहीं है प्रॉपर, पहले भी किया था हमने 5वीं प्रॉब्लम में ऐसे ही, वो सेम करेंगे। देखो क्या करना है इसमें, के स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर डेल टू आर बाई डेल के स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट होकर वही आ जाएगा। इसी तरह से के इंटू रो डेल आर बाई डेल के इंटू रो लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में के स्क्वायर रो स्क्वायर इंटू आर, ये ऐसे लिख दिया, प्लस में के इंटू रो का स्क्वायर आर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो k इंटू रो इस तरह से अपन ने इसमें लिख दिया। अब मान लिया कि k इंटू जो रो है, k इंटू रो है, उसको हमने रो डैश मान लिया, पहले भी मानकर चल रहे थे ऐसे कि k इंटू रो है, अदर क्वांटिटी के बराबर मान लिया, किसके बराबर, रो डैश के बराबर मान लिया। अब देखो कि ये बेसल वाली अवकल समीकरण में चेंज हुई या नहीं हुई, अरे बताओ, हो गई, बिल्कुल हो गई। देखो इसमें रो डैश रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें डेल टू आर बाई डेल रो डैश का स्क्वायर प्लस में रो डैश, ये रो डैश का स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये भी इसमें के इंटू रो की जगह रो डैश डेल आर बाई डेल रो डैश, और प्लस में कितना आ जाएगा, रो डैश कितना आर इक्वल टू 0, रो डैश का स्क्वायर, ठीक है। के इंटू रो को हमने रिप्लेस कर लिया रो डैश, माना है हमने ताकि वो इजी लगे हमें। तो ये कौन सी अवकल समीकरण हो गई, इक्वेशन नंबर इस पर डाल देना 8, इक्वेशन नंबर 8 हो गई ये। तो इक्वेशन नंबर 8 है, वो किस टाइप की बन रही है, अब देखो x का स्थान पर रो डैश काम कर रहा है सेम, और y के स्थान पर r काम कर रहा है। अब बिल्कुल उसी टाइप की बन गई, बेसल टाइप की। यहाँ पर n का मान कितना काम कर रहा है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रो डैश का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू r, इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू 0।
इस तरह से लिख सकते हैं। तो पूरी अवकल समीकरण बन गई है बेसल। तो आगे लिखना है इसमें उपरोक्त समीकरण उपरोक्त समीकरण एक बेसल अवकल समीकरण है। उपरोक्त समीकरण एक बेसल अवकल समीकरण है जिसका हल निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। जिसका हल निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। r है रो डैश के फंक्शन के रूप में आ जाएगा, कितना c मान लिया। कितना आता था इसका हल, इसका लिखते तो कैसे लिखते थे हल, बाय जो x का फंक्शन आता था कैसे लिखते थे, a इंटू जे एन एक्स प्लस बी इंटू एन एन एक्स, इस तरह से लिखा करते थे। a और b हमने यूज कर लिए तो c और d यूज कर रहे हैं। n का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 0, तो 0 आ जाएगा, c j0। x का काम कौन कर रहा है रो डैश प्लस में d कौन सा n n x, ये g मान फंक्शन कहलाता था और ये u मान फंक्शन n n, तो ये भी 0 हो जाएगा। और x का काम कौन कर रहा है रो डैश, तो ये इसका क्या हो जाएगा हल, बेसल अवकल समीकरण का हल। लेकिन रो डैश को हमारी तरफ से माना गया था। अगर रो डैश के स्थान पर हम पुनः दोबारा से k इंटू रो रख देते हैं, ये फंक्शन किसका आएगा रो का फंक्शन बन जाएगा c j0 k रो प्लस में d n0 k रो, ठीक है, ये फंक्शन बन जाएगा। तो जो लास्ट में फंक्शन बन जाएगा वो केवल किसका बन जाएगा रो का, क्योंकि k एज ए जनरली कांस्टेंट का काम कर रहा है, संचरण नियतांक है k, ठीक है, नियतांक कांस्टेंट। तो r रो का मान आ गया और किसका मान आ गया t का फंक्शन आ गया 7 और 9। इक्वेशन नंबर 7 और 9 से समीकरण 7 व 9 से समीकरण 7 व 9 से जो भी आपकी साई रोटी वाली जो समीकरण थी उसमें मान रख दो, जो भी नंबर है आपका। तो साइन रो टी, आर रो और टी टी दोनों के मान रखने हैं इसमें, सी j0 k रो, ठीक है, प्लस में d n0 k रो, ये था एक तो आर रो का मान, और टी टी का मान है वो ये है a साइन ओमेगा टी प्लस में b कॉस ओमेगा टी, ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी किसकी आर आर और टी टी की। इक्वेशन नंबर डाल देना 10। n का मान 0 हो गया है, ये ध्यान रखना, क्योंकि n इक्वल टू 0 इसके संगति बन रहा था, इसलिए n का मान 0 ही काम करेगा वहां पर। 0 कोटि की बेसल अवकल समीकरण कहलाती है ये। अब देखो इस तरह से इसका ये प्रॉपर सॉल्यूशन आया, लेकिन इसमें अपन को पहले की तरह जैसे समीकरण 5 में भी हमने दो टर्म को 0 किया था, इसी तरह से इसमें दो टर्मों को 0 करना है, एक तो इसको 0 करना है और एक इसको 0 करना है। दोनों की 0 करने का कारण क्या है, देखो कि अगर रो टेंड्स टू 0 है तब n0 के रो का मान है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि रो टेंड्स टू 0, जब भी अंदर वाली क्वांटिटी 0 की ओर टेंड करेगी तो न्यूमान फंक्शन किधर की ओर टेंड होता है, इनफाइनाइट की ओर, ठीक है। मतलब न्यूमान जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से हो सकता है, ये मान सकते हैं अपन nx है वो 1/x की फॉर्म में है, यानी कि x जब भी टेंड करेगा 0 की ओर तो nx है वो किधर की ओर टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट की ओर, इस चीज का ध्यान रखना। तो एक तो अब उसमें जो कंपन है वो इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकते कि आपने वेल में घंटी मारी और उसके जो परमाणु है वो छोड़ के बिल्कुल भाग गए, क्या इनफाइनाइट तक वो कंपन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसका मान तो वास्तविक होगा, इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, इसलिए इस टर्म का मान भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि कंपन है वो इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है उस वृत्तीय झिल्ली में। और जबकि वहां पर जो कंपन हो रहे हैं वो कैसे हैं, रियल हैं, वास्तविक हैं। तो वास्तविक कंपन होने की वजह से ये जो काल्पनिक वाला नियतांक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, a का मान, ठीक है, काल्पनिक पद है ये भी 0 होना चाहिए। तो इस कारण दोनों पदों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 करेंगे। तो लिखना आगे चूंकि रो टेंड्स टू 0 पर, चूंकि रो टेंड्स टू 0 पर n0 k रो टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा
रो टेंड्स टू जीरो पर एन जीरो के रो टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। चूंकि कंपन इनफाइनाइट नहीं हो सकते, चूंकि कंपन इनफाइनाइट नहीं हो सकते, अतः n0 के रो वाला पद, n0 के रो वाला पद शून्य के बराबर होना चाहिए, n0 के रो वाला पद शून्य के बराबर होना चाहिए, अर्थात d इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अर्थात d इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर d इक्वल टू जीरो होगा तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसकी वजह से इनफाइनाइट आ रहा था जो कि संभव नहीं था। अगला लिखना अगली लाइन से, चूंकि वृत्तीय झिल्ली में कंपन वास्तविक होंगे, चूंकि वृत्तीय झिल्ली में कंपन वास्तविक होंगे, रियल होंगे, चूंकि वृत्तीय झिल्ली में कंपन वास्तविक होंगे, इसलिए काल्पनिक नियतांक a इक्वल टू शून्य होना चाहिए, काल्पनिक नियतांक a इक्वल टू शून्य होना चाहिए। ठीक है, तब समीकरण 10 से साई रूट टी है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, c j0 k रो इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहां से बचेगा b cos ओमेगा टी, इस तरह से बचेगा, दो पद बच गए केवल, तो साई रो और टी, इसको एक साथ लिख दिया, c और b कांस्टेंट को, c b j0 k रो, ठीक है, और cos ओमेगा टी इस तरह से लिख दिया। और k इक्वल टू कितना काम करेगा यहाँ पर, इसको कांस्टेंट अदर मान लिया हमने an, ठीक है, j0 k का मान कितना है यहाँ पर, ओमेगा अपॉन v, k का मान चूंकि k इक्वल टू कितना था, या ओमेगा इक्वल टू कितना था, v इक्वल टू कितना था, ओमेगा बाई k, तो यहां से k की वैल्यू हमने डाल दी ओमेगा बाई v इंटू में रो cos ओमेगा t, इस तरह से लिख दिया अपन ने। अब समझना यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो n पर वेरी कर रहा है, और साथ के साथ जो कंपन है, अब ध्यान देना, जब वृत्तीय झिल्ली में कंपन हो रहे हैं तो एक समान रूप से नहीं हो रहे हैं पूरे में, यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर कम है, फिर कम, फिर परिधि पर तो बिल्कुल ही ना के बराबर है, इस तरह से वहां पर कंपन हो रहे हैं, तो वहां पर उनकी कोणीय आवृत्ति, जब कंपन अलग अलग टाइप के हैं, बीच का आयाम सबसे ज्यादा है an, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर an कंपनों का आयाम, जो कि लगातार चेंजेबल है, कंपनों का आयाम, इसलिए हमने इसको n से रिप्रेजेंट किया है, an से, कंपनों के जो आयाम है वो लगातार कैसे हैं, चेंजेबल हैं, इसलिए an से रिप्रेजेंट कर दिया। और साथ के साथ जब कंपनों के आयाम चेंज हो रहे हैं और कंपन यहाँ पर फास्ट हो रहे होंगे, यहाँ पर कम, फिर धीमे धीमे, इस तरह से, तो लगातार उनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही होगी, इसलिए इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओमेगा n से, क्योंकि वहां पर बहुत सारी n की वैल्यूज के आधार पर ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, कई सारी फ्रीक्वेंसी वहां पर क्या होंगी, पॉसिबल होंगी, तो इसलिए ओमेगा n से हमने क्या कर दिया उसको रिप्रेजेंट, और यहाँ पर समीशन यूज कर लिया n की वैल्यू के लिए कि n का मान 1 टू इनफाइनाइट क्या करेगा, वेरी करेगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, जहां c भी तो हमने कितना ले लिया, an के बराबर, और ओमेगा को रिप्रेजेंट कर दिया ओमेगा n से, क्योंकि लगातार ओमेगा वहां पर फिक्स नहीं है, अलग अलग दूरी पर जो फ्रीक्वेंसी है उन कणों की वो अलग अलग है और आयाम भी अलग अलग है, इसलिए दोनों ही चेंजेबल होंगे n की वैल्यूज के आधार पर, an और ओमेगा n। एक क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, n का मान 1 टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, चेंजेबल है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हो सकता है। तो लास्ट में जो साई रूट टी जो कंपन फलन आया है वो कितना आया है, समीकरण 11, तो एक लाइन लिख देना इसके बाद, उपरोक्त समीकरण वृत्तीय झिल्ली में कंपन फलन को व्यक्त करती है, उपरोक्त समीकरण वृत्तीय झिल्ली में कंपन फलन को या कंपनों को व्यक्त करती है। an तो क्या हो गया, कंपनों का आयाम हो गया, और ओमेगा n क्या हो गया,
संभावित कंपन आवृत्तियां, जितनी भी आवृत्ति संभव हो सकती है वहां पर संभावित कंपन आवृत्तियां, इस तरह से लिख देना। संभावित कंपन आवृत्तियां जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं वहां फ्रीक्वेंसी, वो सभी पॉसिबल होंगी वहां पर कणों के कंपन के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है ये, क्योंकि दोनों जो बाउंड्री कंडीशन थी उनका यूज करते हुए हमें यहाँ पर ए एन और ओमेगा एन उन दोनों को निकालना है, यानी कि संभावित कोणीय फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति कितनी होगी वो निकालना है, और संभावित कंपनों के जो आयाम है कि बीच वाले जो पार्टिकल हैं वो सबसे ज्यादा कंपन कर रहे थे, फिर ये और कम कर रहे थे, यहाँ पर और कम हो रहे थे, फिर यहाँ पर और कम, इस तरह से लगातार कम होते हुए जा रहे थे। तो इनके जो आयाम सबसे ज्यादा था, इनका कम होता हुआ जा रहा था, तो वो उनकी हमें कुछ वैल्यूज निकाल कर बतानी है कि वो आयाम कौन कौन से वहां पर पॉसिबल होंगे यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। ओके, थैंक यू।